नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर भूपेंद्र कुमार और आप हैं मेरे साथ मेरे चैनल पर बात सेहत की, जहां मैं लाता हूं आपके लिए जानकारी भरे वीडियोस। आजकल यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे चैनल हैं, बहुत सारे वीडियोस हैं जहां बात होती है कि मोटे कैसे हों, पतले कैसे हों, डाइट का कैसे ध्यान रखें, एक्सरसाइज कैसे करें। शुगर पर अनेकों वीडियो बने हैं। बड़ी सारी ऐसी बातें हैं जिनके बारे में लोग अभी भी बात नहीं करते हैं, जिनके बारे में जानकारी का बहुत ही अभाव है। ऐसा ही एक टॉपिक है टीबी। जी हाँ, ट्यूबरक्लोसिस, तपेदिक की बीमारी, जिसके बारे में लोग बात नहीं करते, जिसके बारे में लोगों को ज़्यादा पता भी नहीं है। आज उसी के बारे में मैं ज़रूरी बातें करना चाहता हूँ, जैसे टीबी कैसे फैलता है, टीबी से बचाव कैसे किया जाए, कैसे जांच की जाए, टीबी से भागने की नहीं बल्कि लड़ने की ज़रूरत है। यही सब बातें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि टीबी एक ऐसी बीमारी है जो बहुत ही पुराने समय से दुनिया में है और हम अभी भी इससे लड़ रहे हैं, अभी भी इसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक ऐसी बीमारी है जो कहीं ना कहीं आसपास कई लोगों को असर करती है, कई लोगों को परेशान करती है, कई लोगों को नुकसान करती है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि टीबी फैलता कैसे है। टीबी एक ऐसा इन्फेक्शन है, अगर किसी इंसान को इन्फेक्शन है और लोग जो उसके आसपास रहते हैं, जो उसके क्लोज़ कांटेक्ट में रहते हैं, यहाँ ध्यान देने वाली बात है क्लोज़ कांटेक्ट, उन सभी को खतरा होता है टीबी होने का। अब क्लोज़ कांटेक्ट कौन हुए? क्लोज़ कांटेक्ट हुए उसके घर में रहने वाले सदस्य। एक घर में जब लोग रह रहे हैं, उस घर के अंदर जिस भी व्यक्ति को टीबी है, अगर वो खांस रहा है, अगर उसको खांसी वाली टीबी है, फेफड़ों की टीबी है जिसमें अक्सर खांसी होती है, खांसी के साथ हमारे मुंह से कुछ ऐसे कण निकलते हैं जो कि कण हवा में तैरते रहते हैं और वो लगभग अक्सर ये देखा गया कि 4 से 8 घंटे तक हवा में तैरते रहते हैं। डिपेंड करता है कि वो घर कितना वेंटिलेटेड है, कितना हवादार है, खिड़कियाँ खुली हैं, दरवाजे बंद हैं, या कितनी हवा उस कमरे में आ जा रही है। उसके हिसाब से 4 से 8 घंटे वो कण हवा में तैरते रहते हैं और जैसे ही दूसरा व्यक्ति उस हवा में सांस लेता है तो वो कण दूसरे व्यक्ति के फेफड़ों में चले जाते हैं। दूसरा, यदि कोई ऑफिस में काम कर रहा है, ऐसा ही नहीं है कि घर में ही टीबी होता है, कोई ऑफिस में काम कर रहा है, हम अक्सर देखते हैं ऑफिस में काम करने वाले 6 से 8 घंटे लगभग ऑफिस में ही बिताते हैं। और आजकल के मॉडर्न ऑफिसेज में क्लोज स्पेसेस होते हैं, मतलब कि सब कुछ बंद है, एसी चल रहा है, अंदर की हवा अंदर ही सर्कुलेट हो रही है, जहाँ पर लोग 6 से 8 घंटे बैठ रहे हैं। वहाँ किसी एक भी व्यक्ति को अगर टीबी है, वो खांस रहा है, उसकी सांसों से जो कण निकल रहे हैं, उसकी खांसी से जो कण निकल रहे हैं, वो लगातार हवा में तैर रहे हैं और दूसरे लोगों को जो उसके आसपास काम कर रहे हैं उनको संक्रमण होने का, इन्फेक्शन होने का खतरा होता है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको हम टीबी जब डायग्नोज करते हैं, जब उनको पता चलता है कि टीबी हो गई है, तो अक्सर वो हैरान हो जाते हैं कि मुझे ये इन्फेक्शन कहाँ से हुआ। तो ऐसे ही क्लोज स्पेसेस हमारे होते हैं, जैसे ऑफिस में काम करने की स्पेस, या कभी आप लंबे सफ़र पर जा रहे हैं, जाने के लिए आप एसी बस में जा रहे हैं, बस बंद है, चारों तरफ से उसकी शीशे बंद हैं, अंदर हवा, उसी हवा में कई सारे लोग सांस ले रहे हैं और वहाँ भी अगर उस बंद बस में किसी एक को टीबी है और वो खांस रहा है, तो उसके आसपास जितने भी व्यक्ति सफ़र कर रहे हैं उनको भी खतरा होता है कि वो इन्फेक्शन उनको हो जाए। तो ये तो बात हुई कि इन्फेक्शन कैसे होता है। अब इससे बचाव कैसे करें? बच्चों के लिए बीसीजी का टीका वो लगता है, वो लगवाना चाहिए, तो बचपन की टीबी से बचाव हो जाता है, लेकिन ये केवल बचपन की टीबी से बचाव करता है, आगे आने वाले समय में किसी को भी टीबी होने का खतरा रहता है। अब टीबी का इन्फेक्शन इतना कॉमन है कि बहुत सारे, अक्सर ये देखा गया कि 60 से 70% लोग, अगर हम इंडिया की बात करें, वहाँ पर 60 से 70% लोगों को ऑलरेडी इन्फेक्शन हो चुका होता है, कहीं ना कहीं उनके अंदर वो इन्फेक्शन जा चुका होता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जिसके अंदर इन्फेक्शन जाए सभी को टीबी हो जाए, कुछ लोगों को टीबी होती है, कुछ को टीबी नहीं होती है। तो इन्फेक्शन होने के बाद वो इन्फेक्शन अंदर हमेशा रह सकता है, लेकिन वो इन्फेक्शन जो अंदर रह गया है वो कभी भी टीबी का रूप ले सकता है। इसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम अपने खान पान का ध्यान रखें, सेहत का ध्यान रखें। जैसे अक्सर आजकल हम कई बार ऐसा देखते हैं कि जो लोग पतले होने के लिए डाइटिंग करते हैं, कई बार वो इस हद तक डाइटिंग कर लेते हैं कि अपने शरीर में इतनी चीज़ों की कमी कर लेते हैं
कि उनकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, और जैसे ही इम्यूनिटी कम हुई तो अंदर जो इन्फेक्शन टीबी वाला था वो एक्टिवेट हो जाता है, वो बढ़ने लगता है और रोग सामने आ जाता है। इसलिए डाइटिंग करते वक्त ये ध्यान रखें कि हम हेल्दी खाना खाएं, न्यूट्रिशियस खाना खाएं। ऐसी डाइटिंग ना करें जिसमें हमारे शरीर में तत्वों की कमी हो जाए। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण मैंने अपनी प्रैक्टिस में भी देखा है कि लोग अनजान रहते हैं। अब एक खांसी की शुरुआत अगर होती है तो खांसी की बात अगर हम करें, खांसी कई कारण से हो सकती है। वायरस के इन्फेक्शन से हो सकती है, सर्दी जुकाम से हो सकती है, एलर्जी की वजह से हो सकती है, या दमे की वजह से हो सकती है, निमोनिया की वजह से भी हो सकती है, लेकिन टीबी की वजह से भी हो सकती है। इसलिए जांच कराना ज़रूरी है। अक्सर लोग ये करते हैं कि खांसी हुई, दुकान पर गए, कफ सिरप लिया और खांसी को दबा दिया। कफ सिरप अक्सर जो मार्केट में मिलते हैं वो कफ सप्रेसेंट होते हैं, वो खांसी को केवल दबाते हैं, खांसी के कारण को ठीक नहीं करते हैं। इसलिए कफ सिरप नहीं लेना चाहिए। यहाँ पर मैं अपने जूनियर डॉक्टर्स को भी ये संदेश दूंगा कि कफ सिरप का यूज़ कम से कम करें। कफ सिरप केवल उस खांसी को दबा रहा है, बीमारी को ठीक नहीं कर रहा है। जैसे मैंने बताया, खांसी के कई कारण हो सकते हैं, तो पहले कारण को जानना ज़रूरी है। होने के लिए वो सिंपल खांसी हो सकती है, लेकिन बिना जांच के कैसे पता चलेगा। बहुत से ऐसे केसेस मैं अपनी प्रैक्टिस में देखता हूँ जो कि 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, खांसी हुई, फिर कफ सिरप लिया, कोई लोकल दवाई ली, कोई एंटीबायोटिक खा लिया, उसके कारण खांसी कम हो गई, फिर दोबारा शुरू हो गई, लेकिन समय से ना तो छाती का एक्सरे कराया, ना ही बलगम की जांच कराई, जिससे नुकसान ये होता है कि जब वो हमारे पास पहुंचते हैं तब तक टीबी ज़्यादा फैल चुका होता है। यहाँ तक कि कुछ मरीज़ हमने ऐसे देखे जिसमें उनके फेफड़े काफ़ी हद तक डैमेज हो चुके थे, ख़राब हो चुके थे टीबी के कारण, या वो टीबी और भी अंगों तक फैल गई है, किडनी तक फैल गई है, दिमाग तक फैल गई है, हार्ट तक फैल गई है। इसलिए मेरा केवल इस वीडियो में यही संदेश है कि अपनी खांसी को नज़रअंदाज नहीं करें। जब भी खांसी होती है, यदि तो आप बिल्कुल श्योर हैं कि हाँ मुझे ज़ुकाम हुआ है, ज़ुकाम की वजह से 2-3 दिन की खांसी है, 4-5 दिन की खांसी है, तो ठीक है, नहीं तो आपको जांच ज़रूर करानी चाहिए। कफ सिरप बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं लें। जूनियर डॉक्टर्स के लिए भी मेरा यही आग्रह रहेगा उनसे कि कफ सिरप कम से कम इस्तेमाल करें। कोशिश करें कि हम खांसी के कारण को पकड़ पाएँ कि मरीज़ को खांसी क्यों हो रही है। यहाँ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि टीबी ऐसी भी हो सकती है जिसके ऊपर दवाइयों का असर नहीं होता है, फिर टीबी का इलाज करना काफ़ी कठिन हो जाता है। हालांकि अब बहुत अच्छी दवाइयाँ आ गई हैं, जो MDR टीबी हम बोलते हैं, उसका भी इलाज बहुत अच्छे से हो जाता है, और सिंपल टीबी जिसको हम कहते हैं ड्रग सेंसिटिव टीबी, उसका इलाज तो 6 महीने के अंदर कंप्लीट हो जाता है। इलाज की अगर हम बात करें, टीबी का इलाज संभव है, ये लाइलाज नहीं है। समय से इसकी जांच करा के अगर पता चल जाता है कि हाँ टीबी है, तो उसके इलाज से नहीं भागें, अपना इलाज कंप्लीट करें। अक्सर ये देखने को मिलता है कि लोग भ्रामक बातों में आकर के अपना इलाज छोड़ देते हैं, इलाज को पूरा नहीं करते हैं, तब भी टीबी बिगड़ सकती है। फिर वो लाइलाज टीबी हो सकती है, जिसको हम MDR टीबी भी कहते हैं। उसका भी इलाज आज के समय में संभव है। कई सारी ऐसी दवाइयाँ हैं जो इस्तेमाल होती हैं। सरकार की ओर से टीबी का इलाज मुफ्त में दिया जाता है। केवल ज़रूरत है जागरूक होने की, समय से जांच कराने की। यहाँ जब हम टीबी की बात कर रहे हैं तो मैं आपको ये भी बताना ज़रूरी समझता हूँ कि टीबी शरीर के किसी भी अंग में हो सकती है। चमड़ी में भी टीबी हो सकती है, आँख में टीबी हो सकती है, गुर्दे में टीबी हो सकती है। टीबी केवल फेफड़ों में नहीं होती कि केवल फेफड़ों में ही जिसको खांसी हो रही है वही टीबी है। कई अलग अंगों में भी टीबी हो सकती है, दिमाग की भी टीबी हो सकती है, हार्ट के आसपास जो झिल्ली होती है उसमें भी टीबी हो सकती है, हार्ट में भी टीबी हो सकती है। तो इसलिए यदि हमें शुरुआत में ही टीबी का पता चल जाए तो वो मरीज़ के लिए अच्छा रहता है। जैसे अक्सर ये देखा जाता है कि जब कभी दिमाग की टीबी हो जाती है और अगर उसकी जांच करने में देर हो जाए, उसका समय से पता नहीं चले, तो इंसान सारी उम्र के लिए अपाहिज हो सकता है। उसको मिर्गी के द्वारे रह सकते हैं सारी उम्र, उसकी नज़र जा सकती है, उसकी बोलने की शक्ति जा सकती है, या वो हमेशा के लिए बिस्तर पर रह सकता है। किडनी की टीबी का यदि समय से नहीं पता चलेगा तो हमेशा के लिए किडनियाँ ख़राब हो सकती हैं। शुरुआती इन्फेक्शन जैसे कि मैंने बताया सांस से ही फैलता है, तो शुरू में तो इन्फेक्शन फेफड़ों में ही जाता है,
लेकिन उसके बाद ये इन्फेक्शन वहाँ से ब्लड के रास्ते और अंगों तक पहुँच जाता है। और ये क्यों होता है? ये तभी होता है यदि हम अपनी शुरुआती खांसी को नज़रअंदाज करते हैं। तो जब भी 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी रहे तो ज़रूर अपने डॉक्टर को दिखाएं। डॉक्टर को बोल करके खांसी के लिए टीबी का टेस्ट ज़रूर कराएं। कभी कभी ऐसा भी देखने में आता है कि डॉक्टर्स भी अपने एंड पर टीबी के लिए टेस्ट नहीं कराते हैं, उसमें देरी कर देते हैं। तो जूनियर डॉक्टर्स के लिए भी मेरा ये संदेश रहेगा कि समय से टीबी की जांच कराएं, छाती का एक्सरे, बलगम की जांच, और कफ सिरप का उपयोग ना करें, क्योंकि कफ सिरप से वो खांसी दब जाती है और उसके बाद वो कीटाणु तो अंदर रहते हैं, वो कीटाणु ब्लड में जा कर के कई और अंगों तक पहुंच जाते हैं जहां पर वो किसी और रूप में टीबी कर सकते हैं। तो ये वीडियो बनाने का ख्याल मुझे तभी आया जब मैं अक्सर अपनी ओपीडी में, अपने वार्ड में इस तरह के मरीज़ों को देखता हूं जो कि समय से अगर उनकी टीबी का जांच हो जाती तो उनको बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं झेलना पड़ता। और उन सभी की अक्सर यही कहानी होती है कि उन्होंने खांसी हुई तो केमिस्ट की दुकान से कफ सिरप ले लिया, थोड़ी सी एंटीबायोटिक ले ली, फिर खांसी थोड़े दिन के लिए ठीक हो गई, तो दोबारा से खांसी हो गई, फिर या तो वो इन्फेक्शन किसी और अंग में चला गया, जैसे दिमाग में चला गया, किडनी में चला गया, हार्ट में चला गया, फिर वो जब ज़्यादा बीमार हो गए तब हॉस्पिटल आए। तो इस कारण से मुझे लगा कि ऐसा एक वीडियो ज़रूर बनाऊं जिसमें लोगों को जागरूक किया जाए, समय से अपनी खांसी की जांच कराएं ताकि हम टीबी से लड़ सकें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, लाभदायक लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें ताकि ये जानकारी और लोगों तक भी पहुंचे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी जानकारी मेरे वीडियोस आप देखते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।